हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जहां पर भूकंप से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब उनमें से एक एग्ज़ाम आपका लेखपाल का भी है, आपका वनडे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आपके पीसीएस के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहां पर आपको सीधे सीधे भूकंप से क्वेश्चन कई सारे दिखाई दे जाएंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक भूकंप के ऊपर नजर मार लेते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भूकंप क्या होता है, भूकंप को हम कैसे समझ सकते हैं। तो भूकंप सीधे सीधे आपको समझना है तो ये मान के चलिए, भू और कंपन मतलब पृथ्वी के अंदर जब कंपन होने लगता है, वो कांपने लग जाती है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, भूकंप कह देते हैं। मतलब जब भी आपकी जो अर्थ है, जब आपकी अर्थ के अंदर कोई भी वाइब्रेशन होने लगती है, क्या होने लगती है, वाइब्रेशन होने लगती है, कंपन होने लगता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, भूकंप कहलाएगा। अब ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके एक्सटर्नल फोर्स हो सकते हैं, आपके इंटरनल फोर्स हो सकते हैं। तो यहां पर अर्थ के ऊपर जब भी भूकंप आएगा तो आपको ध्यान रखना है, तो इसके दो मेन कारण हैं, आपका एक्सटर्नल फोर्स और एक कारण होता है इंटरनल फोर्स, मतलब आंतरिक बल। ये दोनों कारण यहां पे सामने दिखाई देंगे कि आपका बाहर से लगने वाला फोर्स क्या है, आपका अंदर से कौन सा फोर्स लग रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से एक सवाल और आता है, वो सवाल क्या है कि आपकी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है और उसके साथ भूकंप का क्या संबंध है। तो यहां पे प्लेटों के मसले को आपको समझना होगा। जो सबसे ऊपरी परत दिखाई देती है उसे भूपर्पटी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, टेक्टोनिक्स प्लेट। जब आपकी प्लेट्स का मसला पढ़ रहे होते हैं तो वहां से भी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर ये ना होता तो आपका भूकंप का भी मसला बहुत ही ज्यादा कम हो जाता। क्योंकि अगर ये दोनों टकराती हैं, ए प्लेट और बी प्लेट टकराती है तो भी भूकंप आता है, अगर एक दूसरे से दूर जाती हैं तो भी भूकंप आता है, अगर एक दूसरे के साथ घर्षण करती हैं तो भी भूकंप आता है। तो इसका मतलब टेक्टोनिक्स प्लेट का भूकंप में सबसे ज्यादा योगदान दिखाई देता है। और यहां पे तीन लेयर आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और वो तीनों लेयर कौन कौन सी हैं, वो है आपका सबसे ऊपर का जो है वो है क्रस्ट, फिर आता है मेटल और फिर आता है कोर। और क्रस्ट के ही ऊपरी भाग में आपको कौन सा दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा भूपर्पटी। कौन सा दिख रहा है भाई, भूपर्पटी, वो सबसे ऊपरी भाग में दिखाई देता है। यहां पर ये वाला जो मसला है वो आपका भूपर्पटी है, क्योंकि भूकंप वहीं पे हमें फील होता है, वहीं पे हमें पता चलता है। और होता कहां से स्टार्ट है, होता कोर से स्टार्ट है, ऊपर तक आता है और फिर हमें पता चल जाता है। इसी की तरह ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन आते हैं। इसी वजह से आपको यह समझना होगा कि जब भूकंप उत्पन्न होने वाले जो मेन कारण हैं, समझ रहे हैं, अभी मैंने जो बताया कि भूकंप के उत्पन्न होने के मेन कारण क्या है, स्टेप बाय स्टेप उनको समझ लो। पहला, प्लेटों की गति से चट्टानों में तनाव जमा हो जाता है। मतलब अगर जो प्लेट है उनकी क्या हो रही है, गति हो रही है, वो कहीं ना कहीं चल रही है ना, खिसक रही हैं या कुछ भी मान लीजिए, वो आगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, चट्टानों में तनाव यहां पर जमा हो गया है, इकट्ठा हो गया है। अब यहां पे आपको समझना होगा कि किसी के ऊपर भी इतना प्रेशर लगाओ जिससे वो टूट ना जाए। तो एक सीमा तक तो वो झेल लेते हैं, एक लिमिट तक तो वो झेल लेते हैं, लेकिन उसके बाद चट्टानों में क्या आ जाती है भाई, टूटन आ जाती है, उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो अंदर की ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो क्या करती है, वो तरंगों के रूप में, वो वेव्स के रूप में बाहर आती है और हमें भूपर्पटी पर
दिखाई देती है, फील होती है, इसी को हम भूकंप कह देते हैं। तो यहां पर आपको समझना होगा, पहले फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से जो चट्टान है उसमें आपका जो तनाव है वो पड़ रहा है, और इसी वजह से तनाव बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाता है कि वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और जो अंदर का फोर्स है, जो वेव्स हैं, वो बाहर आ जाती हैं। इसी वजह से ये भूकंप आता है। अब एक चीज समझनी है, दो शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक है आपका फोकस और एक है आपका एपिसेंटर। इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, भूकंप का केंद्र, और इसी बहुत सारे लोग केंद्रक भी कह देते हैं, केंद्रक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, केंद्रक और केंद्र एक ही बात है। फोकस इसे इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी में आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए फिर ये परेशानी हो जाती है, उन्हें शब्द याद नहीं रहते। दूसरी टर्म जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आती है एपिसेंटर। कौन सी टर्म आती है भाई? एपिसेंटर आती है, कि आपका एपिसेंटर भी पूछेगा वो कि एपिसेंटर कहां पे है। तो ये जो एपिसेंटर है, जिसे हम उपकेंद्र भी कह देते हैं, कई बार अधिकेंद्र भी कह देते हैं। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र भी कहा जाता है, उपकेंद्र भी कहा जाता है। इसी वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, कई सारी जगहों पर आपको सीधे सीधे अधिकेंद्र दिखाई देगा, तो आप उसे याद रखिएगा, एपिसेंटर। अब देखो केंद्र क्या होता है वो समझ लो। जहां से भूकंप की स्टार्टिंग हुई है, जहां से भूकंप की स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग सीधे सीधे फोकस पॉइंट कहते हैं। पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहां से भूकंप की शुरुआत हुई है। दूसरा, अगर मैं एपिसेंटर की बात करूं, तो एपिसेंटर इसी पॉइंट के और ऊपर जाकर यहां पर जहां सबसे पहले ये फील हुआ है, वहां पर हम इसे एपिसेंटर कह देते हैं। मतलब पृथ्वी की सतह पर वो केंद्र जो कि आपका केंद्रक के एकदम ऊपर था, वही आपका क्या कहलाता है? एपिसेंटर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यही दोनों टर्म सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भूकंप को समझने के लिए, कि भाई एपिसेंटर और उसका फोकस पॉइंट कहां पे था। अब यहां पे आपको वेव्स की भी बात समझनी होगी कि हमारे भूकंप के अंदर कितनी वेव्स आती हैं। तो भूकंप के अंदर आपको याद रखना है 3 वेव्स ध्यान रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक होती है P, एक होती है S और एक होती है L। P का मतलब होता है प्राइमरी। क्या होता है भाई? प्राइमरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। S का मतलब होता है सेकेंडरी। L का मतलब होता है आपका लव वेव्स, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। समझना मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। भूकंप की तरंगे हैं, तरंगे 3 हैं, जिनमें से P है, प्राइमरी है, जो सबसे पहले उठी, दूसरा सेकेंडरी है, जो उसके बाद उठी, और तीसरा L है, लव। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं लव के चक्कर में नहीं पड़ना है, पूरी दुनिया बर्बाद कर देता है। तो इसी वजह से ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा हार्मफुल यही वेव्स हैं। यही पूरा का पूरा तबाही का जोन हम सबकी नजरों में भर देती है। क्लियर है ये बात? तो आपसे पूछा जाए तबाही कौन लेके आता है, तो तबाही एल वेव्स लेके आती हैं, लव वेव्स लेके आती हैं। इन्हीं को हम लोग सरफेस वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस वेव भी कहा जाता है। ये भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहां से पी के बारे में अगर मैं बताऊं, तो इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। प्राइमरी है, प्राइमरी के बच्चों की स्पीड देख लो, बड़ी तेज होती है। ठोस, तरल, गैस तीनों में चल सकती हैं, किसी भी तरीके का काम करवा लो, कुछ भी करने के लिए तैयार। सबसे पहले यही रिकॉर्ड की जाती हैं। ये तो हुआ पी के बारे में। एस के बारे में समझ लो। एस क्या होता है? एस भी खतरनाक हो सकती थी, लेकिन ये जो है वो आपके तरल में नहीं आ सकती, ये केवल ठोस में ही क्या करती है? ट्रेवल कर सकती है। तो ये पॉइंट इसको अलग कर देता है। ये पी से थोड़ा सा धीमी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल करती है, इसी वजह से थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि ये नुकसान करती है, तो नुकसान करती है, लेकिन उतना नहीं करती जितना आपका एल करती है। दूसरा,
एल की बात की जाए, सबसे ज्यादा जो मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, तो इसकी स्पीड सबसे कम होती है लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा। इसीलिए कहते हैं जो ज्यादा सीधा दिखाई देता उससे नहीं भिड़ना चाहिए क्योंकि वो नुकसान ज्यादा कर जाता है। तो ये सरफेस वेव, लव वेव्स इसी को कहते हैं। पृथ्वी पर सतह पर जो दिखाई देती हैं वो इसी को हम जान रहे होते हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, इमारतों सबको गिरा देती हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई भूकंप को मापने के क्या तरीके हैं, तो भूकंप को मापने के लिए आपको एक स्केल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम क्या है भाई? रिक्टर स्केल। आपको दिख भी रहा होगा ऐसे, है ना, पूरी की पूरी वहां पे फ्रीक्वेंसी बता देता है कि इतनी तेजी से आया था। दूसरा, यहां पर आपको एक शब्द हमेशा याद रखना है कि एक पूरा का पूरा ग्राफ सिस्टम चलता है और इसी को कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो ये जो पूरा आपके लिए इस तरीके से यहां पे बनाया जा रहा है, आप यकीन मानिए इससे भी बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी, चीजें आपको और अच्छे से ध्यान से चीजें याद करनी होंगी। बस आपको अपने दिमाग को खोल लेना है, ठीक है। अब जैसे मैं भूकंप के कारणों की बात करूं कि भाई क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है, तो दो कारण होते हैं। एक तो होता है नेचर, एक होता है आपका ह्यूमन। नेचर का मतलब प्राकृतिक कारण होते हैं जिसकी वजह से भूकंप आ रहा है, जैसे प्लेटों का टकराना अभी बताया। अब दूसरा ज्वालामुखी भी तो हो सकता है भाई, ज्वालामुखी से नीचे से अंदर से आया और फिर यहां पर क्या हो गया? भूकंप आ गया वहां पर। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपका भू संतुलन, अगर पृथ्वी की प्लेट्स का बैलेंस ही खराब हो जाए तो भी तो आ सकता है। तो ये तीनों कारण क्या हैं? ये नेचर के हैं। अब मैन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन की। ह्यूमन तबाही का दूसरा नाम ही है। तो जैसे उसने बड़े बड़े बांध बना दिए, अभी चाइना ने एक बांध बनाया ब्रह्मपुत्र पे, उसे कहा जा रहा है कि अगर वो टूट गया तो यकीन मानिए बहुत सारा हिस्सा इंडिया का, म्यांमार का, बांग्लादेश का बह जाएगा। तो बड़े बड़े बांध, खनन, माइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भूकंप की वजह से। परमाणु परीक्षण, यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करते हैं तो भी आपका भूकंप आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां से आप जो संभावित क्षेत्र हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पे आ सकते हैं। तो ये हिमालय वाले जोन में, इंडिया में अभी ये करंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी करंट अफेयर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर जोन चेंज किए हैं, समझ रहे हैं? जोन चेंज किए हैं, इसीलिए वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। पहले 4 जोन हुआ करते थे, 2, 3, 4, 5, ये पहले हुआ करते थे। अब कितने होंगे? अब 5 होंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6, छठे नंबर वाला नया जोड़ दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पेपर में क्या क्या आ सकता है, आपके जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप, उसमें क्या क्या आ सकता है। तो भूकंप से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लो, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से तोड़ लो। नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।